Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 1 MTH 301. आज हम इसके पहले लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस पहले लेक्चर में हमने कैलकुलस के मैथमेटिकल टूल को हमने देखना है। हम इसमें डिफरेंशियल और इंटीग्रल के पार्ट को कुछ एप्लीकेशन के हिसाब से डिस्कस करेंगे और हम इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो डिफरेंशियल कैलकुलस डील विद द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग। तो डिफरेंशियल जो है हमारे पास कैलकुलस के अंदर वो दरअसल हम क्या होती है ये डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो इसमें रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ कर्व ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पे। ठीक है। मैं अगर आप लोगों को अगर बताऊँ यहाँ पे, तो दरअसल कुछ इस तरह से होता है हमारे पास कि ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास अगर वाई एक्सिस है, तो जब भी कोई चीज़ इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मूव कर रही होती है, लाइक मैं कहता हूँ जी कोई ऐसी चीज़ मूव करके गई है, तो वो चीज़ एज वेल एज अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रही होती है और अलोंग द वाई एक्सिस भी मूव कर रही होती है। अब ये जो डिफरेंशियल होता है इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ चल रही है, ठीक है, ये जो चीज़ जा रही है, इसका वाई और एक्स के हिसाब से क्या चेंज है। ठीक है, वो एक्स के हिसाब से वाई में कितना चेंज लेके आ रही है। ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लें कि वाई के हिसाब से एक्स में कितना चेंज लेके आ रही है। तो इसी ही चीज़ को हम यहाँ पे नाम देते हैं डिफरेंशियल का, जिसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ या विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें हमारे पास ऐसा होता है कि वेलोसिटी हो या एक्सेलेरेशन हो किसी भी बॉडी का, या फिर कोई भी फायरिंग का एंगल हो किसी कैनन से, तो उसकी रेंज क्या होगी। रेंज मीन जो है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे जो जाए और वो यहाँ पे जाके गिर जाए, तो ये उसका रेंज, और उसकी रेंज को हमने देखना है कि वो कितना कितना मूवमेंट है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई के हिसाब से। तो अगर तो हम जस्ट यही देखें कि किसी पॉइंट पर कि उसका एक्स और वाई के हिसाब से चेंज कितना है, तो वो होता है उसका डिफरेंशियल। अब मैं इंटीग्रल को भी इसी से बता देता हूँ। इंटीग्रल हमें क्या बताता है कैलकुलस में। इंटीग्रल हमें ये बताता है कैलकुलस के अंदर कि आपके पास ये जो कर्व थी जिसके ऊपर आपने बताना चाहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू वाई जो चीज़ मूव कर रही है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे उस चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोई चीज़ मूव करती है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ जाती है यहाँ तक आ जाती है, तो आपने क्या किया, उसके इंटरवल डिवाइड करने। इंटरवल डिवाइड करना हमारे पास आ जाता है डिफरेंशियल में। और अगर हम उसका टोटल एरिया ही फाइंड करें तो वो हमारे पास इंटीग्रल में चला जाता है। यानी जो डिफरेंशियल है हमारे पास, उसमें हम जस्ट जो है वो चेंज देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एन एक्स के। और जो इंटीग्रल होता है उसमें हम उस लाइन का जो है वो एरिया, या उस लाइन की लेंथ कह लें या उस कर्व की कह लें, या उस जो भी हमारे पास एरिया होगा, ठीक है, हम उसको फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं उसने लिखा भी हुआ है कि ये जो इंटीग्रल होता है ये डील करता है प्रॉब्लम को, फंक्शन को, अबाउट इट्स इंफॉर्मेशन इट्स रेट ऑफ चेंज। जो वो रेट ऑफ चेंज दे रहा होता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, कैसे उनका सोल्यूशन लेके हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है जी, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कर्व, कैलकुलेट द एरिया, इरेगुलर शेप हो, प्लेन हो, वॉल्यूम हो, और इस तरह से इंटीग्रल आते ही उन चीज़ों के लिए है। देखें, एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कंसेप्ट के लिए, कि अगर आपके पास कुछ सीधी सी चीज़ होती है ना, तो आप उसको अपने जो है ना पैरामीटर के फार्मूले से लेंथ ज़रा विड्थ से जो है वो एरिया फाइंड कर लेते होते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, ये आता ही उस वक्त होता है कि जब आपके पास कोई चीज़ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो और आपने उसका एरिया फाइंड करना हो। देन आप क्या करते हैं, इसी टेढ़ी मेढ़ी सी शेप जो होती है ना आपके पास, जो अनरेगुलर शेप होती है, आपने क्या करना होता है, आपने इनके क्या करने होते हैं, छोटे छोटे इंटरवल डिवाइड करने होते हैं, एक्स और वाई के अलोंग, एक्स और वाई के अलोंग, एक्स और वाई के अलोंग। फिर ये डिफरेंशिएट जब आप इसे कर देते हैं उसके बाद आपने इसका इंटीग्रल लेना है, तो आप इस तमाम की तमाम जो शेप होगी इसका एरिया फाइंड कर सकेंगे। यानी सिंपल अल्फाज में कहूँ कि अगर चीज़ जो है किसी रेगुलर शेप में ना हो, इर्रेगुलर शेप में हो, तो इंटीग्रल हमें उसका एरिया कैलकुलेट करने में मदद देता है।
अदरवाइज अगर वो रेगुलर शेप में हो तो हमारा वही लेंथ ज़र विड्थ वाला फार्मूला काम आता है। अब हम रेफरेंस एक्सिस सिस्टम पे चलते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस सिस्टम में अगर हम देखें तो इससे पहले मैं आपको लाइन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपने जैसे पढ़ा होगा जी कि रियल लाइन क्या होती हैं, कि आपके पास सेंटर पे ज़ीरो होता है, ठीक है, और इस तरफ जो है वो पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस तरफ जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। अब ये नंबर जो है रियल होते हैं, इसमें कुछ भी नंबर आ जा सकते हैं, ठीक है, रैशनल और इरेशनल के तमाम तरह नंबर आ सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा ये अगर एक लाइन है ना हमारे पास, अगर हम इसी हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एक और वर्टिकल लाइन को ड्रा कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है जी एक्सिस, ठीक है, कि जिसमें दो रियल लाइन जो है वो आपस में परपेंडिकुलरली अगर हम इकट्ठी कर दें तो यहाँ पर एक्सिस बनते हैं, ठीक है। और एक्सिस भी किस तरह से बनते हैं, मैंने इस चीज़ को नाम दिया है एक्स एक्सिस का। ये एक्स का पॉजिटिव वाला पॉइंट है और इस तरफ जो होता है वो एक्स का नेगेटिव वाला पॉइंट होता है। इसी तरह वाई का ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव होता है, इसे कहते हैं वाई एक्सिस, और वाई का ऊपर वाला पॉजिटिव होता है और यहाँ पर वाई का नेगेटिव वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर हम तमाम तर चीज़ को लोकेट भी करते हैं, रेफरेंस भी देते हैं। रेफरेंस हमेशा ओरिजिन से दिया जाता है, हम इसके बारे में भी रीड करते हैं। उसने लिखा है जी, बिफोर गिविंग द कंसेप्ट ऑफ रेफरेंस एक्सिस सिस्टम वी रिकॉल दैट कंसेप्ट ऑफ अ रियल लाइन। जी, तो मैं आपको बता चुका हूँ रियल लाइन के बारे में। एंड आल्सो रिमेंबर दैट रियल लाइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जी, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जो जो लाइन होती हैं, इस लाइन के ऊपर जो है आपके रैशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। जैसा कि ये वन रैशनल है, ये दो का जजर जो है वो इरेशनल है, मतलब कि क्योंकि टू का अंडर रूट का आंसर होता है 1.414, ठीक है। तो ये टू से छोटा होता है, इसकी वजह से ये दरमियान में आ जाता है वन और टू के, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास रेफरेंस एक्सिस में, इसके अलावा जो है हमारे पास जो है रेफरेंस एक्सिस में हमारे पास इस रियल लाइन में रैशनल और इरेशनल के अलावा जो है अगर हम दो लाइंस को आपस में परपेंडिकुलर ड्रा करवा दें तो वो हमारे पास जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करता है। अच्छा, ये जो थ्योरी लिखी हुई है हम इनको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। हियर इन द अबव फिगर वी हैव allocated सम रैशनल एज वेल एज irrational नंबर, जिसकी बात तो हो चुकी है। आल्सो नोट दैट देयर आर इनफिनाइट रियल नंबर बिटवीन वेरी टू रियल नंबर। बिल्कुल, कि अगर वन और टू के दरमियान में देखें तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, 1.00001, फिर 1.00002, इस तरह वन और टू के दरमियान में बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, ठीक है। कहता है वी नो इफ़ यू आर वर्किंग इन टू डिमेंशनल। हाँ जी, अगर आप टू डिमेंशनल को म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिसमें वन को हॉरिजेंटल, जैसे कि आपको याद हो मैंने अभी आपको बताया था कि वन को हॉरिजेंटल एंड अदर इज़ द, हाँ जी, यहाँ पे देखें कि टू डिमेंशनल हो और उसमें जो टू डिमेंशनली परपेंडिकुलर भी हो, और एक को हॉरिजेंटल और उसको एक्स एक्स का नाम, और दूसरा वर्टिकल और उसको वाई एक्सिस का नाम। यानी कि ये एक्स एक्सिस है, इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं, एक्स का नेगेटिव, एक्स का पॉजिटिव, और दूसरे आपके पास होता है वाई, और उसमें होता है, ये होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसका ये वाला सिरा वाई का पॉजिटिव वाला होता है और नीचे वाला वाई का सिरा जो है वो नेगेटिव वाला होता है। तो यही उसने लिखा है कि नो एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी डोनेटेड इन ऑर्डर पेयर। हाँ जी, ऑर्डर पेयर में बताते हैं ऑर्डर पेयर क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और एमसीक्यूज़ को बताता जाऊँ, जो आपका एमसीक्यूज़ मोस्टली आ जाता है। देखें, अगर आप यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसमें एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे ये ज़ीरो होता है, यहाँ पे ये वन है, 2 3 4, यहाँ पे वाई की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं इनको आपस में मिला दूँ, मतलब कि यहाँ से इसे ले आऊँ, यहाँ से इसे ले आऊँ, तो मैंने यहाँ पे कहा था कि एक्स की वैल्यू 4 है और वाई के पॉइंट गिनूँ तो वाई के पॉइंट मेरे पास 5 है। तो इस तरह से उसे ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है। पहला डिजिट जो होता है वो बताता है कि वो एक्स के अलोंग कितना जाना है, दूसरा डिजिट बताता है कि वाई के अलोंग कितना जाना है। और इंग्लिश में इस पहले डिजिट को हम बोलते हैं अबसीसा। क्या नाम देते हैं हम इनको, अबसीसा, और दूसरे नाम को देते हैं हम कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी होगा, मैं बता देता हूँ जी। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला डिजिट होता है ना एक्स वाला, उसे बोलते हैं एब्सीसा, और जो दूसरा डिजिट होता है ना आपके पास सेकंड पे,
उस पेयर को हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं, एज नो एज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास इसके 4 पोर्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कौन कौन सा? ये फर्स्ट वाला होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर होता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमने उसने पोजीशनें भी यहाँ पे बताई हुई हैं, ये जो मैंने डायग्राम बताई थी ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, थर्ड है, फोर्थ है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इसी को ही डिस्कस करना चाहें तो मतलब ये है कि हमारे पास ज़ीरो, वाव, वन, यानी अगर इस पॉइंट पे मैं आता हूँ तो मेरे पास क्या है, मैं इस पॉइंट पर, इस लाइन पर मेरे पास जो, ये किसका उसने जो पॉइंट बताया ना, उसका मकसद है ये वाला पॉइंट। तो इस लाइन के ऊपर तो x की वैल्यू ज़ीरो है, इसकी वजह से x वाले पॉइंट पे ज़ीरो शो हो रहा है, और सेकंड पॉइंट y वाला है और उसमें y की वैल्यू वन है। यानी कि एक और बात आपको अगर बताता जाऊँ कि अगर आपने पॉइंट किसी एक्सिस पे लिया है, अगर आप इस एक्सिस पे लेते हैं तो इस एक्सिस पे y की वैल्यू ज़ीरो है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यानी कि इसमें जो दूसरा पोर्शन होगा ना, ये वाला ज़ीरो कन्फर्म हो चुका है, क्योंकि अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट लूँगा तो मेरे पास वाई की जगह पे ज़ीरो होगा। अगर मैं वाई एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे पॉइंट लूँगा तो वहाँ पे मेरे पास एक्स जो है वो ज़ीरो होता है। लोकेशन कैसे बताई जाती है वो मैंने 4 एंड 5 की एग्जांपल आपको दे के बताई थी। उसने भी यहाँ पे देखें एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास एक्स के अलोंग ये वाला लाइन हो, वाई के अलोंग ऊपर की तरफ चीज़ जा रही हो, ठीक है, ये एक्स के अलोंग, ये वाई के अलोंग और इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बता रहा है कि वो ए कितना है मीन, जो एक्स के अलोंग कितना चल रहे हैं, बी का मीन मतलब है कि आपने वाई के अलोंग कितना आना है। तो इस तरह से जो चीज़ बताई गई है इसे बोलते हैं पोजीशन, लोकेशन। ठीक है, और ये हमेशा ओरिजिन से बताई जाती है कि मैं ओरिजिन से जो है ए एक्स के अलोंग दूर हूँ और ओरिजिन से ही मैं बी वाई के अलोंग दूर हूँ। ठीक है, तो इसके एक्सेस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं। आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें ऑलवेज जो है वो दोनों ही पॉजिटिव के नंबर होते हैं। सेकंड वाले में आपके पास, मैं आपको ये भी बताता जाऊँ, सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से जितने भी कोऑर्डिनेट बनेंगे उसका पहला डिजिट नेगेटिव का होगा। ठीक है, और दूसरा डिजिट जो है वाई वाला वो पॉजिटिव का ही होगा। यानी कि इसमें बनने वाले जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल -3 और पॉजिटिव का 2, तो ये बनने वाला कौन सा होगा, दूसरे कोऑर्डिनेट का, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होती है हमेशा सेकंड में, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है सेकंड के अंदर। इसी तरह अगर मैं थर्ड में चला जाऊँ तो थर्ड में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव की आएंगी, यानी माइनस का ही 2 ले लें, माइनस का ही 3 लेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ कि -2 है और -2 हो, दोनों ही डिजिट अगर नेगेटिव के हों तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है, क्योंकि इधर एक्स भी नेगेटिव का है और इधर वाई भी नेगेटिव का है। तो इस रीजन में जितने भी नंबर आएंगे वो दोनों ही नेगेटिव के होंगे, और ये तीसरा डिजिट होता है, तीसरा सॉरी कोऑर्डिनेट होता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएं इस वाले में, तो इस वाले का क्या सीन होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे तमाम तर वही पेयर आएंगे जिसमें एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव हो लेकिन वाई की वैल्यू जो है वो माइनस हो। ठीक है, तो ये चले जाते हैं फोर कोऑर्डिनेट के अंदर। पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और दूसरे में एक्स नेगेटिव और वाई के पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर वाले में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये तो था हमारे पास दो चीज़ों के लिए जिसमें एक्स और वाई का प्लेन हो, ठीक है, यानी कि जिसमें सिर्फ एक्स एक्सिस होता था और वाई एक्सिस होता था। ठीक है, ऐसे तो है ही है ना साथ। अगर ऐसा हो कि हम ऊपर को भी देख लें, अब देखें यहाँ पे डायग्राम में जो है ना ऊपर की तरफ बनाना जो है वो नामुमकिन है मोबाइल के अंदर, तो इसी तरह से इसका ना इस तरह से ग्राफ शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसा कि मैं यहाँ पे अगर आपको मिसाल दूँ कि अगर आपके कमरे का एक रूम है जिसकी एक साइड ये वाली है, एक साइड ये वाली है और एक साइड ऊपर को आ रही है, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं थ्री डिमेंशनल चीज़, जिसमें तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपके रूम का एक कॉर्नर इस तरफ को जा रहा है, एक इस तरफ को जा रहा है और एक ये ऊपर को आ रहा है। अब ये तीनों ही परपेंडिकुलर है हमारे पास, ठीक है, लाइक दिस डायग्राम अगर आपको बताना चाहूँ, या देखें इस डायग्राम को आपने अच्छे से फोकस करना है
तो इसमें देखें कि आपके पास अगर यहाँ से देखें तो एक एक्सेस ये वाला है, ठीक है, दूसरा आपके पास एक्सेस ये वाला है, और तीसरा एक्सेस ऊपर को आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने तीनों ही, एक एक्स है, एक वाई है, एक जी है, तो उसने यहाँ पे इस वाली लाइन को एक्स एक्स का नाम दिया है, इस वाली लाइन को वाई एक्सिस का नाम दिया है, और इस वाली लाइन को जी एक्सिस का नाम दिया है। यानी कि यहाँ पे 3 डिमेंशन हैं। 3 डिमेंशन कहाँ पे काम आती है? जब कोई चीज़ हवा में बतानी हो, ठीक है। अगर आपने एक्स और वाई की बात की है तो आप प्लेन है, ज़मीन पे रह के बात कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 डिमेंशन आ जाता है तो आप हवा में चले जाते हैं, आप चीज़ को देखते हैं ऊपर कितनी है या नीचे कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले वहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट थे तो यानी कि 4 पेयर बनते थे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऊपर की तरफ बनेंगे और 4 ही नीचे की तरफ बनेंगे, यानी कि टोटल 8 बनेंगे। क्या मतलब है इसका, 4 ऊपर की तरफ बनेंगे? तो मैं अपने पहले कोऑर्डिनेट की अगर तरफ जाऊँ तो मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या था, दोनों ही पॉजिटिव के होते हैं। तो एक्स भी ऊपर को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, और नीचे उसने एक्स को ऊपर क्या करना है, आपने पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ आपने नेगेटिव का लेना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट, जिसे हमने कहा था कि वो दोनों ही पहले पॉजिटिव के नंबर होते थे, लाइक 2 2 मैं लिख देता हूँ, तो अब ऊपर वाला भी मेरे पास जो है वो पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो सकता है, वो उसकी ऊंचाई के हिसाब से 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, चले। तो यानी कि अगर तीनों के तीनों ही पॉजिटिव है ना तो वो पहले कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। फिर अगर एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, अगर वाई पॉजिटिव है, तो मैं इसी के दूसरी साइड पे चला जाता हूँ यहाँ से, कि अगर मैं इस वाली ऊपर वाली साइड पे चला जाऊँ तो क्या बनेगा, इस तरफ हमें पता है कि एक्स जो होता था वो नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, ठीक है। मतलब कि आपके 4 कोऑर्डिनेट वही रहेंगे जिस तरह थे, उन तमाम के साथ आपने क्या करना है, जेड की पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लगाते जाएंगे तो वो ऊपर वाले 4 बन जाएंगे। अगर उन्हीं 4 के साथ, यानी पहले वाले में दोनों पॉजिटिव हो और एक्स नेगेटिव हो, तो वो यहाँ पे पहला रो बन जाएगा, यानी कि इधर आके वो 5वां बन जाएगा। फिर छठे में आपके पास वही हो जाएगा जो आपका इधर दूसरा था, लेकिन यहाँ पे दूसरे में उस वक्त जेड पॉजिटिव था, तो आपके जो छठा होगा उसमें जाके जो है ना वो जेड नेगेटिव होगा, उसी से नीचे जाके, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये 3 डिमेंशन को, कि 3 डिमेंशन जो है उसने सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि जब हम इस तरह का प्लेन जो है देखना हो कि जिसमें 3 डिमेंशन आ जाए, तो हम वहाँ पर एक्सेस जो है वो 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये देखिए उसने लिखा हुआ है तमाम तर्कों के पहले में तीनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी आपने पहले इन चीज़ों को फॉलो करना है, यहाँ से लेके आपने कहाँ तक जाना है जी, यहाँ तक जाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक। ये आपका ऑलरेडी देखिए पहले दोनों पॉजिटिव था, फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, अब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये तो आपका ऑलरेडी फर्स्ट कोऑर्डिनेट था ही ना, इतना हिस्सा। अब अगर इनके साथ पॉजिटिव 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 लगा देंगे तो मतलब आप अबव द एक्सिस है, आप जेड को पॉजिटिव लेके आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही फिफ्थ शुरू होता है, आपके पहले वाले पोर्शन तो वैसे रहते हैं, दोबारा से पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि आपका कोऑर्डिनेट दोबारा से फिर घूमता है, लेकिन अब इस दफ़ा वो निचली साइड पे जा रहा है। लेकिन निचली साइड पे जा रहा है तो उसमें तमाम तार में जेड जो है वो नेगेटिव लगा देना है, बाकी सारा पोर्शन वही रहना है। इस सीक्वेंस को जहन में रखते हुए आपने बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, अगर 3 डिमेंशन है तो, ठीक है। तो आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। ये उसने बना भी दिया है कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। हाँ जी, फंक्शन का कंसेप्ट भी ले लें, क्या होता है ज़रा देखें। फंक्शन आपके पास इस तरह से होता है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपके पास किसी चीज़ का एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया में अगर लिखा हो जी कि लेंथ ज़रा विड्थ, ठीक है, यानी एक्स और वाई। अब एक्स और वाई क्या है हमारे पास, एक्स और वाई में मैं वैल्यू पुट करता जाऊंगा, मुझे एरिया निकलता जाएगा। एक्स और वाई में वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ, मुझे वैल्यू निकलती जा रही है। तो ये एक फंक्शन बन चुका है कि जिसमें वैल्यू दे के मैं अपना आंसर लेता जा रहा हूँ, एक फंक्शन हो चुका है अब, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वो स्केयर था तो एक्स का स्केयर बन जाएगा ए इज इक्वल टू, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स की 2 वैल्यू दे रहा हूँ तो मुझे वो छोटा सा जो है वो स्केयर टाइप डब्ल्यू मिल जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं 4 देता हूँ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा जो है वो स्केयर मिल जाएगा। अब क्या हो रहा है, मैं वैल्यू देता जा रहा हूँ, मुझे आंसर मिलता जा रहा है। तो ऐसी चीज़ के लिए हम बोलते हैं कि ये चीज़ एक फंक्शन है। हिस्ट्रिकली इन द टर्म ऑफ फंक्शन डोनेट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या था, अगर मैंने ए इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर लिखा था
तो इसमें जो एक्स है ना, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये जो मर्ज़ी ले आए हम इसमें मर्ज़ी से पुट कर सकते हैं। लेकिन ए जो होता है ना, ये डिपेंड करता है एक्स के ऊपर, एक्स की जितनी वैल्यू देंगे एरिया उतना ही आएगा। लिहाजा ए जो है वो यहाँ पे इन द केस ऑफ डिपेंडेंट है और एक्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप कोई भी फार्मूला ले लें, इसमें ले लें, इसमें भी आर जो है वो इंडिपेंडेंट और ये जो है वो डिपेंडेंट। फार्मूले में जिसका आंसर आ रहा होता है वो डिपेंडेंट होता है, जिसमें वैल्यू पुट करते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। तो इंशाल्लाह अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।